वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? तो जो हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उसको हम के से डिनोट करते हैं, उसको हम लिखते हैं N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ठीक है, इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो जिसमें N2 होता है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होंगी हमारी, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न, और जो V1 होता V2 होता है वो भी क्या होता है हमारा, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज। जो हमारा N1 हुआ वो प्राइमरी के टर्न हो गए, और जो हमारा V1 हो गया वो प्राइमरी का वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन मतलब जो इसका प्राइमरी वोल्टेज होगा V1 वो क्या होगा, हाई होगा, कंपैरिजन किसके, V2 के। तो V2 क्या हो गया, लो हो गया। सेम, जब प्राइमरी वोल्टेज हाई है मतलब उसके नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए, हाई हो जाएंगे, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे, N2 लो हो जाएंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो K की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है N2 अपॉन N1। जो हमारा N2 है वो कैसे लो, मतलब कम है उसके नंबर ऑफ टर्न, तो उसको हम लो लिख देते हैं, ये हाई। तो इसका जो रेशियो आएगा निकल के वो लेस देन कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो जो हमारा K होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, जो ट्रांसफार्मर रेशियो होगा वो होगा हमारा 1 से कम होगा, ठीक है। और यही स्टेप अप की बात होती तो ये क्या होता, के ग्रेटर देन 1 होता, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, जो के है वो 1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट। जो स्कॉट कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का वो क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें ए दिया 3 फेज टू 2 फेज, 2 फेज टू 3 फेज, ठीक है, 2 फेज टू 4 फेज, या 3 फेज टू 2 फेज। तो जब हम स्कॉट कनेक्शन की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से होता है, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ से ये एक फेज की करंट, ये दूसरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी वाइंडिंग होती है, तो ये हो गया हमारा मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है, मेन ट्रांसफार्मर। इसके बाद में एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे होता है, तो एक वोल्टेज हमको लोड में यहाँ मिलता है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड ट्रांसफार्मर होता है इसके साथ में होता है, तो यहाँ पे एक लोड हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 3 फेज जो होगा, और जो इसका यहाँ पे एक पॉइंट पे ये डिवाइडेड होती है वाइंडिंग, इसकी रेस होता है √3/2 टर्न रेशो, ठीक है। तो जो इसका मेन पर्पस होता है तो वो क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है 3 फेज को 2 फेज में, या फिर 2 फेज को 2 को 3 में, ठीक है। तो जो करेक्ट होगा क्या होगा, 2 फेज टू 3 फेज, ये भी सही है, ठीक है। और क्या है, 3 फेज टू 2 फेज, ए और बी करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन डी है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिंगल फेज 10 kVA 2000 अपॉन 200 वोल्ट 50 ट्रांसफार्मर इज कनेक्ट टू फॉर्म ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग सी दी है, उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड किया, सो इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये V1 है इसकी वैल्यू बताना है हमको, और यहाँ पे जो I2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगी। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये डॉट लगे हैं, जो डॉट कन्वेंशन है इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो वाइंडिंग है इसके एग्जिट पे लगा हुआ डॉट, और इसके एंट्रेंस पे लगा हुआ, तो ये कैसी नेगेटिव पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 2000, ठीक है। तो जो हमारा V1 निकल के क्या आएगा, यहाँ पे है 2000, तो इसमें से जो ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -200। जो हमारा 200 वोल्टेज था, 200, तो जो हमारा V1 का वोल्टेज निकल के आ गया क्या हो गया, 1800 वोल्ट,
ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, तो यहाँ की करंट क्या होगी, वोल्टेज क्या हो गया 1800 वोल्ट, और करंट क्या दी है 50 एम्पियर। तो जब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालेंगे, ठीक है, जो किलो वोल्ट एम्पियर, जो वोल्ट एम्पियर निकालेंगे, ठीक है, इसको ऐसे बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1800, मतलब इसकी पावर हो जाएगी 1800 इंटू 50, ठीक है। तो ये पावर निकल के आ गई। जब हम करंट की बात करेंगे, कौन से करंट की, I2 की, तो ये करंट क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज, तो पावर कितनी है हमारी 1800 इंटू 50 अपॉन में यहाँ पे वोल्टेज कितना है 2000, ये 3 जीरो से 3 कैंसिल 9, और ये हो जाएगा करंट कितना 45 एम्पियर। तो जो हमारा करंट निकल के आया वो हमारा आया 45 एम्पियर, और जो हमारा वोल्टेज निकल के आया V1 वो कितना आया 1800 वोल्ट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, वो क्या हो गया 1800 वोल्ट 45 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग अ यूनिटी पावर फैक्टर। एक जो ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई किसको दे रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड को सप्लाई दे रहा है। ऑन प्राइमरी साइड विल बी, जो पावर फैक्टर है वो प्राइमरी साइड का क्या होगा ये हमको बताना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया। अरे ये यूनिटी पावर फैक्टर मतलब मान लो ये एक रजिस्टिव लोड को सप्लाई दे रहा है, ये आर लोड हो गया, तो जिसका पावर फैक्टर हो गया ये क्या हो गया, यूनिटी हो गया। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें क्या प्राइमरी में क्या है, इंडक्टर है, ठीक है, सेकेंडरी में भी इंडक्टर है। इंडक्टर बोले तो वाइंडिंग है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसके लोड पे यदि यूनिटी पावर फैक्टर भी होगा तो भी इस इंडक्टर के कारण जो हमारा पावर फैक्टर हो क्या होगा, हल्का सा लेगी होगा, ठीक है, मतलब अबाउट 0.95 लेग। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इसका जो पावर फैक्टर है वो लोड साइड या लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं करता, ठीक है। यदि ये यूनिटी भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी साइड कैसा हो, यूनिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करंट ट्रांसफार्मर हैज अ फेस एरर +5 डिग्री, द फेस एंगल बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज। तो जब हम इसकी करंट की बात करेंगे तो ये आई एस सेकेंडरी करंट मान लेते हैं, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो जो अपोजिट साइड में होंगे इसको क्या मानेंगे, माइनस आई सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है 180 पे होती है, लेकिन ये क्या है यहाँ एरर है +5 डिग्री की, तो हम यहाँ पे +5 डिग्री पे क्या बना लेंगे, आई प्राइमरी बना लेंगे, क्या हो गया +5 डिग्री, ठीक है। तो जो ये एंगल निकल के आएगा हमारा ये क्या होगा 180 माइनस 5, तो क्या निकल के आ गया 175 डिग्री, ठीक है। तो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी के बीच का एंगल हो गया वो कितना हो गया 175 डिग्री। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 10 किलो वोल्ट एम्पियर 400/200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टेंस 4% एंड रिएक्टेंस 6%, सप्लाई करंट ऑफ 50 एम्पियर रेजिस्टिव लोड, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज, ठीक है, एक रेजिस्टिव लोड लगा उसमें 50 एम्पियर की करंट की फ्लो कर रहा है, तो उसका जो वोल्टेज होगा उस लोड के अक्रॉस वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज आर कॉस फाई, ठीक है, पावर फैक्टर हो गया, प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू साइन फाई, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या होता है हमारा, वोल्टेज रेटेड वोल्टेज अपॉन लोड में वोल्टेज अपॉन में वी, या तो नो लोड वोल्टेज बोल सकते हैं इसको। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो R% मतलब 4% हमारा क्या होता है, 4% बराबर, तो इसको लिखते हैं 0.04, 4/100 लिखेंगे, ठीक है, तो 0.04। अब कॉस फाई की वैल्यू क्या होंगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या रजिस्टिव लोड है, तो रजिस्टिव लोड के लिए जो कॉस, जो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी होता है, ठीक है, प्लस 1% तो क्या 0.01। जो साइन फाई की वैल्यू क्या होंगी, जब कॉस फाई की वैल्यू 1 है तो साइन फाई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। और जो हमारा v है यहाँ पे, तो v हमारा क्या है,
जो लोड साइड का, तो ये लोड साइड का क्या है हमारा वोल्टेज 200 नो लोड वोल्टेज, ठीक है। और लोड वोल्टेज हमको निकालना है अपॉन 200, ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। जब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.04, ठीक। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे 200 माइनस वी एल इज इक्वल टू 0.04 इंटू 200, ठीक है। तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। 200 माइनस वी एल इज इक्वल टू 8। जब वी एल की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 200 माइनस 8। तो जो हमारा वी एल लोड वोल्टेज निकल के कितना गया 192 वोल्ट, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हाइल द प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड, ठीक है। यदि प्राइमरी एनर्जाइज्ड है तो सेकेंडरी को ओपन सर्किट नहीं रखते, कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो वो करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्यों होता है मैं दिखा एक बार देख लेते हैं कि हमारा यहाँ से सप्लाई जो लोड होता है उसके साथ में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, तो उसके साथ जो ट्रांसफार्मर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया हमारी सप्लाई, ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कैसे, हमारे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये मान लो मीटर है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो सप्लाई और लोड के साथ यहाँ पे हेवी करंट फ्लो होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न हम कम रखते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, तो ये क्या हो गया एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी हम सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो हाई वोल्टेज के कारण क्या इसके टर्मिनल में क्या होगा, आर्किंग हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है। इसलिए इसके जो टर्मिनल है उसको ओपन नहीं रखेंगे सेकेंडरी टर्मिनल को, ठीक है। इसमें या अमीटर लगा के रखेंगे या कोई भी लोड लगा के रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट का लोड होगा या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का लोड होगा, ठीक है। तो हम इसके टर्मिनल को हमेशा कभी भी ओपन नहीं रखेंगे, नहीं तो इसके कारण क्या हो सकता है, ये जल सकता है, फायर लग सकती है, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी, ठीक है। तो जो हमारा सीटी होता है और जो पीटी होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो पीटी है उसका क्या सिंबल होगा ये हमको बताना था। जो हमको ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा किसका सिंबल है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है, वो भी कौन सा, कोर लेस, या आप बोल सकते हैं इसको एयर कोर का, ठीक है। ये भी हमारा ट्रांसफार्मर का है विथ कोर, ठीक है। दो दो लाइंस बनी है हमारे कोर का इंडिकेशन है, ठीक। और जो हमारा डी है, ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, उसको इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। जब सीटी की बात करेंगे तो कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, ठीक है। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बराबर इसे क्या हो जाएगा, ई एवरेज हमको निकालना है कि ई एवरेज क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी और फाई एम हमारा क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गया। तो जब हम बात करते हैं कि जो हमारा ई है, ये क्या आर एम एस, इसकी वैल्यू क्या होती है 4.445 एफ एम इजिकल टू या इंटू एम, ठीक। जो एन है नंबर ऑफ टर्न हो गया, फाइव हमारा फ्लक्स हो गया, ए फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ई आर एम एस की वैल्यू आ गई। लेकिन जो हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है ई आर एम एस अपॉन में ई एवरेज, और ई एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। जब साइनोसॉइडल की बात करते थे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1.11, ठीक है। तो ई आर एम एस की वैल्यू हमको पता है, तो ये हमारी आर एम एस की वैल्यू क्या है 4.44 एफ फाइव मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न अपॉन में ई एवरेज इज इक्वल टू 1.11। तो एवरेज को इधर ले जाएंगे, 1.11 को नीचे ले आएंगे हम, ठीक है। 4.44 इंटू एफ फाइव एम नंबर ऑफ टर्न अपॉन में 1.11 इज इक्वल टू ई एवरेज। ई एवरेज क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का एवरेज हो गया। जब इसको हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्न है उसको मान लेते हैं हम क्या, जो नंबर ऑफ टर्न हमारे 1 है, तो जो हमारी इक्वेशन में ई एवरेज की वैल्यू निकल के आई वो क्या हो गया 4
एफ 5 मैक्सिमम वेबर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वैल्यू निकल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 4, फ्रीक्वेंसी एफ, फ्लक्स 5m वेबर पर सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 किलोवोल्ट एम्पियर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is 260 टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड 40 टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये कुछ वैल्यू दिए तो हम इसको लिखते चलते कि हमारा रेटिंग क्या ट्रांसफार्मर की 25 kVA। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 25,000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, किलो की जगह मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रांसफार्मर 260 टर्न इन द प्राइमरी, N1 क्या हो गया हमारा 260 टर्न हो गए, N2 क्या हो गया हमारा 60 टर्न हो गए। ठीक, वाइंडिंग द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो जो हमारा V1 हो गया प्राइमरी किससे कनेक्ट है 1500 वोल्ट से कनेक्टेड है 50 हर्ट्ज से। कैलकुलेट प्राइमरी और सेकेंडरी करंट। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट हमको निकालना है फुल लोड पे क्या होंगे। ठीक है, तो जो हमारे को वोल्टेज दिया V1 ये प्राइमरी का दिया तो हमको सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है। तो जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमारा जो N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू क्या होता है V1 अपॉन में V2। ठीक है, N1 कितना दिया है 260, N2 कितना है हमारा 40, V1 कितना दिया है हमको 1500 और V2 हमको निकालना है। तो जो V2 है हम उसको सारी वैल्यू की जगह ट्रांसफर कर देंगे तो V2 क्या निकल के आएगा 1500 इंटू 40 अपॉन में 260, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 13, ये हमारा V2 निकल के आ जाएंगे इतना 3000 अपॉन में 13 वोल्ट। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, ये जो पावर होती है एस, ये क्या होती है V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ठीक है, जो प्राइमरी में पावर होगी वो सेकेंडरी में पावर क्या होगी सेम होंगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमारी पावर कितनी दी है 25,000। ठीक है, जो कि 25,000 अपॉन में हम V1 कर देंगे तो हमको I1 निकल के आ जाएगा। तो V1 कितना दिया हमको 1500। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा I1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कर लेते हैं 5 से 3, तो ये आ गई I1 इज इक्वल टू आ गई 50 अपॉन में 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे I1 को तो 16.67 ये I1 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जो I2 है वो कैसे निकलेगा, जो हमारा पावर होती है क्या होती है V2 अपॉन V2 इंटू I2। पावर कितनी है 25,000। ठीक, और V2 इसके अपॉन में लिख देंगे तो V2 क्या हमारा 3000 अपॉन वाली वैल्यू ऊपर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू ये I2 की वैल्यू है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा I2 निकल के आ जाएगा 108.3 एम्पियर। तो जब हमारा I2 आ गया 108.3 और I1 आ गया 16.67, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया I1 I2 कितना 16.67 और 108.3, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन ऑर्डर टू सेपरेट आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इनटू कंपोनेंट वी कीप। ठीक है, जब हम आयरन लॉसेस की बात करेंगे पी आयरन की तो उसमें क्या होते हैं पी हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है, और पी एडी करंट लॉसेस। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है फ्रीक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो जब हम बात करेंगे पी आयरन लॉसेस की तो वो हो जाएगा ए कांस्टेंट लेते हैं हम पी हिस्टेरेसिस प्लस बी पी एडी करंट लॉसेस। ठीक है, जब हम इसमें फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते रहे एफ, ठीक, यहाँ भी एफ से यहाँ भी एफ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू, ये सिर्फ ए जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएंगे तो ए प्लस बी एफ, ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आएंगी। ठीक है, तो इससे हम देख रहे हैं कि हम वी बाय एफ को कांस्टेंट रख के इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको पता कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट, मतलब उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट वी बाय एफ रेशो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ P1 एंड P2 आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, ठीक है, आयरन कॉपर लॉसेस, जो P1 है वो आयरन लॉस है और P2 है वो कॉपर लॉस है, ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड and the maximum efficiency of the transformer is 75% of the full load, and what is the ratio of P1 and P2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, 75% ऑफ फुल लोड, ठीक है, और जो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, हीरा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, फुल लोड अंडर रूट में P1 अपॉन में P2, ठीक है, तो P1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया आयरन लॉसेस, और P2 हो गया हमारा कॉपर लॉसेस, ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का है 75% ऑफ फुल लोड, 75% मतलब 75 अपॉन में 100 फुल लोड, ये हो गया हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो एन मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट P1 अपॉन में P2, फुल लोड से फुल लोड कैंसिल, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू अंडर रूट P1 अपॉन में P2, ठीक है, अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो P1 अपॉन में P2 निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जो P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 16 आ जाएगी, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग वो कैसी होगी वो पूछ रहा है, ठीक है, तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो जब हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी साइड है कैसा वोल्टेज दे रखते हैं, हाई वोल्टेज रहता है, और इसको स्टेप डाउन करते हैं तो जो सेकेंडरी साइड में हमारा वोल्टेज कैसा होता है वो लो वोल्टेज हो गया, तो प्राइमरी में कैसा हो गया, हाई वोल्टेज हो गया। जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जो हमारा प्राइमरी साइड है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, जब प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज देते हैं स्टेप अप के लिए तो वो लो वोल्टेज होता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, जब आप देख लेते हैं इट ऑलवेज लो वोल्टेज वाइंडिंग, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट ऑलवेज हाई वोल्टेज, नहीं लो भी हो सकता है, कुड आइदर भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, तो जो हमारा सी ए करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में वो लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर यूजुअली, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर कोर की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, इस पे एक प्राइमरी वाइंडिंग लगी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है, ठीक है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें एक फ्लक्स आता है फाई, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, यही फैराडे का लॉ है और इसी प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस पे हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा फ्लक्स है वो यहाँ से आसानी से फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो और हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे लिंक करे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी कोर होती है, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी परमेबिलिटी कैसा होना चाहिए, म्यू, ये होना चाहिए हाई, तो हम चाहेंगे कि कोर की परमेबिलिटी हाई होगी जिससे हमारा फ्लक्स इजीली फ्लो होगा, और जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होना चाहिए लो, ठीक है, तो जो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन में जो सिलिकॉन स्टील है ये हाई परमेबल मटेरियल है और इसका जो रिलक्टेंस है वो भी कम है, तो हम सिलिकॉन स्टील को प्रिफर करते हैं कोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ट्रांसफार्मर द एंगल बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स एंड सप्लाई वोल्टेज विल बी, ठीक है, तो जब हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमारी क्या होती है, फ्लक्स होती है, फाई फ्लक्स किसके कारण आई होती है, आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, ठीक है, और इसके कारण जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होते हैं ईएमएफ, ठीक है, वो क्या होते हैं E1 E2 होते हैं, और जो हमारा अप्लाई वोल्टेज होता है वो ये होता है V1 ले लेते हैं प्राइमरी साइड में, और इसी के साथ में क्या होता है हमारा वॉटफुल कंपोनेंट, और जो मैग्नेटाइजिंग और वॉटफुल कंपोनेंट मिला के जो कोर लॉस होता है उसमें क्या होता है, ये आई नॉट होता है, तो ये डायग्राम में देख ले कि जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो फ्लक्स है उसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, जो हमारा फ्लक्स है अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लीड्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, नहीं लीड नहीं करता, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स एंड द सप्लाई वोल्टेज विल इन सेम फेज में भी नहीं होते, सप्लाई वोल्टेज लेग्स द फ्लक्स बाय 90, नहीं सप्लाई वोल्टेज लेग नहीं कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लेग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90, ठीक है,
जो डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो 90 डिग्री यहाँ पे क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू ऑपरेट 240 अपॉन 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज एंड प्राइमरी इज फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो सेकेंडरी का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कब, जब उसको हम 120 वोल्ट और 25 हर्ट्ज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको दिया है, देख लेते हैं कि जो N1 सॉरी यहाँ पे दिया है V1 अपॉन V2। ठीक है, तो V1 अपॉन V2 क्या दिया है, 240 अपॉन में 120। तो ये हमारा K हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया K। तो ये निकल के कितना है हमारा, 2 निकल के आया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कितना कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो K की वैल्यू तो 2 आ गई। तो जब हमारा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, K। तो जो हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, 120, तो 120 अप्लाई करेंगे अपॉन में V2 इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ से जब V2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो V2 की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 60 वोल्ट। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। साथ में जो पावर होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो जब उसमें 120 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जो हमारा वोल्टेज निकल के आएगा वो 60 वोल्ट निकल के आएगा और फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज निकल के आएंगी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या होगा, ए, 60 वोल्ट 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विद वार्निश आर नॉर्मली यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर की हमारी कोर होती है, ठीक है, वो पतली पतली पट्टियों की होती है, और उनके बीच में हम किसका यूज करते हैं, इंसुलेशन का, इंसुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये वार्निश हो सकता है, वार्निश कोटेड हो सकता है। तो ये इंसुलेशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे कोर है उनके बीच में, प्लेटों के बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाए हमारे कोर का, और उसके कारण जिसमें जो एडी करंट फ्लो होती है उसके बीच में रेजिस्टेंस आ जाए और एडी करंट लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए हम इंसुलेशन का यूज करते हैं, लेमिनेटेड इंसुलेशन का यूज करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो जो ऑप्शन सी है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगल फेज 2200 अपॉन 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर टेक 1 एम्पियर एट द लो वोल्टेज एलटी साइड। ठीक है, ऑन नो लोड 8 पावर फैक्टर 0.385 लेगिंग, द आयरन लॉसेस आर। ठीक है, नो लोड की बात करें तो ओमेगा नॉट नो लोड पे क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, जो कॉस फाई इसकी वैल्यू हमको दी है। ठीक, और जो इसका वोल्टेज है, जब नो लोड की बात कर रहे हैं तो हम इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कितना, 200 वोल्ट। जो पावर क्या हो गया, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, जो वोल्टेज है वो कितना हो गया हमारा, 200 वोल्ट। और जब नो लोड पे है तो इसमें जो कॉस फाई की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या, 0.385। और जो आई नॉट की वैल्यू कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमको पावर निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कितनी आएंगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे 2 से। ठीक है, 10 1 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक, 200 के 2 0, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया, ओमेगा नॉट 77 वॉट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी हो गया। ये नो लोड पे जो फॉर्मूला है इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड। जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो पूछा। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है पी हिस्टेरेसिस इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी पावर 1.6 इंटू में क्या, इंटू में फ्रीक्वेंसी इंटू में वोल्टेज। तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है वो फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसमें हम देख लेते किस पे, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन नहीं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो हमारे थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, बी मैक्स का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू वोल्टेज इंटू यहाँ पे थिकनेस आती है, वोल्टेज का स्क्वायर इंटू थिकनेस टी, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पे, लेकिन जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है वो डिपेंड नहीं करता है इस पे। तो किस पे 1 और 2 हमारा करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ R1 primary winding resistance, R2 is the secondary winding resistance, and K is the transformation ratio, then the equivalent resistance of the transformer is referred to primary side। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट, ये हमारा वॉटफुल कंपोनेंट, ये IM, IW, टोटल को बोलते हैं हम I नॉट। ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, रिएक्टेंस X1। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया R2 और इसका रिएक्टेंस हो गया X2। ठीक है, इधर लोड हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि जो R1 हमारे प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और K हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो K हमारा क्या होता है, V2 अपॉन में V1 या तो N2 अपॉन में N1, ये रेशियो हो गया। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड, जो प्राइमरी साइड रेफर करेंगे इसको, तो जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 डेस, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे रेफर हो क्या आ जाएगा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया R1 के साथ सीरीज में, तो R1 प्लस इसकी जो वैल्यू जब रेफर करके इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी R2 अपॉन में K का स्क्वायर। ठीक है, जो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब हम रिएक्टेंस को इधर लेके आएंगे X1 डेज, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा X1 प्लस X2 अपॉन में K का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।